बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में आरोही अपनी नानी के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही आरोही के माता पिता की मृत्यु एक ट्रेन हादसे में हो जाती है। आरोही के पिता अपनी छोटी सी जमीन में सब्जियां उगाते थे और उन्हें बेचा करते थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद आरोही भी उसी जमीन में सब्जियां उगाती थी और उन्हें बेचा करती थी। सब्जियां बेचकर उसे जो भी कुछ पैसे मिलते थे उसी से वह अपना और अपनी नानी का पालन पोषण करती थी। इसी गांव में आरोही की एक बहुत अच्छी दोस्त थी नैना, जो बहुत अमीर थी। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जहां आरोही एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी, वहीं दूसरी तरफ नैना महल जैसे घर में रहा करती थी। एक दिन नैना अपने कुछ पुराने कपड़े और सैंडल आरोही के पास लेकर आती है और उससे कहती है, आरोही यार, तुझे तो पता है कि मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी आ रही है और मेरे सभी दोस्त बहुत अमीर हैं। उनके पास अच्छे अच्छे ड्रेस और अच्छे अच्छे सैंडल है। बस तुम ही थोड़ी गरीब हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अपने पुराने कपड़े और सैंडल दे देती हूँ। इन्हें पहनकर तुम पार्टी में आ जाना, ठीक है? नैना, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं किसी की उतरन नहीं पहनती। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी है मैं इसी में खुश हूँ। और अगर तुम्हें मुझे इस हाल में देखकर पार्टी में बुरा लगेगा तो ठीक है, मैं पार्टी में नहीं आऊंगी। तुम अपने अमीर दोस्तों के साथ एंजॉय कर लेना। ठीक है, अगर तुम्हें इन पुराने कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है तो मैं डस्टबिन में फेंक दूंगी। मुझे लगा था कि तू ऐसे हाल में मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी में आएगी तो सब तेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। बस यही सोचकर मैं तेरे पास आ गई। लेकिन तुम्हें जैसा आना है तो मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी पार्टी में आ जाना, ठीक है? ऐसा कहकर नैना वहाँ से चली जाती है और आरोही अपनी जमीन से ताजी ताजी सब्जियाँ लेती है और उन्हें बाजार में बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। पालक, धनिया, मेथी, मटर, गाजर, टमाटर, आलू, सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। इस तरह से आरोही इतनी तेज कड़कड़ाती धूप में अपनी सब्जियां बेच रही थी। आज आरोही के पास बहुत कम ग्राहक आते हैं, मगर उसकी जितनी भी सब्जियां बिकती है वह उन्हें के पैसे लेकर घर जा रही थी। तभी उसे सामने एक बेकरी नजर आती है, जिसे देखकर आरोही सोचती है, मैं रोज इसी रास्ते से गुजरती हूँ और इस बेकरी पर हमेशा इसी तरह से भीड़ लगी रहती है। आजकल सब लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं ना, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी बात को सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए सब केक खरीदते हैं, पेस्ट्री खरीदते हैं। नानी को भी तो बहुत अच्छे केक बनाने आते हैं, लेकिन अब वह केक तो बना नहीं सकती, लेकिन मुझे बनाना सिखा तो सकती हैं। अगर मैं भी बेकरी खोल लूँ तो हाँ, मुझे नानी से बात करनी चाहिए, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर आरोही घर वापस आ जाती है और अपनी नानी से कहती है, नानी जी, आपको पता है आजकल केक बहुत ज्यादा तादाद में बिक रहे हैं, इसलिए मैं सोच रही थी अगर मैं भी छोटी सी बेकरी खोल लूँ तो सब्जियां बेचने से ज्यादा पैसे तो मिल ही जाएंगे। इतनी तेज कड़कड़ाती धूप में एक गली से दूसरी गली सब्जियां बेचती रहती हूँ और पैसे भी ज्यादा नहीं मिलते। बेकरी होगी तो उसके अंदर बैठकर आराम से केक बेचती रहूंगी। और आपको तो केक बनाने बहुत अच्छे आते हैं, आप मुझे केक बनाना सिखा देना। हाँ बेटा, सोच तो तुम बिल्कुल सही रही हो, मगर बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि हम बेकरी खोल सकें। बेकरी खोलने में तो बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे। हमारे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है, सोने की चीज भी नहीं है जिसे बेचकर हम बेकरी खोल सकें। सब्जी बेचकर तुम बस इतने ही पैसे कमा पाती हो कि हम बहुत मुश्किल से 2 समय का खाना खा पाते हैं। मेरी दवाइयाँ भी समय पर नहीं आती, इतना बड़ा काम हम कैसे कर सकते हैं बेटा? नानी जी, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। आपको पता है ना, जमींदार सूद पर पैसे देते हैं, तो बस बेकरी खोलने के लिए हम अपने इस छोटे से मकान को गिरवी रख देंगे और जब बेकरी चलने लगेगी तो पैसे जमा करके अपने घर को छुड़ा लेंगे। देखना नानी जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बेकरी बहुत अच्छी चलेगी। कृपया करके मान जाइए ना। आरोही की नानी मान जाती हैं और आरोही खुशी खुशी अपने घर के पेपर लेकर जमींदार के पास जाती है और उनसे कहती है, जमींदार जी, आप सूद पर पैसे देते हो ना, तो यह लीजिए मेरे घर के पेपर और मुझे सूद पर पैसे दे दीजिए। कुछ ही समय में मैं आपके पैसे लौटा दूंगी और अपने घर के पेपर वापस ले जाऊंगी। यह घर के पेपर तो कोई खास नहीं है, छोटा सा ही घर है, तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे।
आरोही जमींदार से थोड़े से पैसे लेकर आ जाती है और साथ में केक बनाने का सामान भी, और अपनी नानी से केक बनाना सीखती है। और थोड़े ही समय में आरोही बहुत अच्छे केक बनाने लगती है और वह अपनी एक छोटी सी बेकरी खोलती है जिसमें वह अपने हाथ के बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाकर लगाती है। ऐसे ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन आरोही के पास एक भी ग्राहक नहीं आता और वह उदास होकर घर चली जाती है। तभी आरोही की नानी आरोही से कहती हैं, आरोही बेटा, लगता है आज भी तुम्हारा कोई केक नहीं बिका, तभी तुम इतनी उदास नजर आ रही हो। हाँ नानी जी, आज भी मेरा कोई केक नहीं बिका। लगता है मेरी बेकरी छोटी है ना, इसलिए कोई भी ग्राहक मेरे पास आ ही नहीं रहा। मगर नानी, मैं कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखना, एक दिन मेरी बेकरी बहुत अच्छी चलने लगेगी, आप परेशान मत होइए। ऐसा कहकर आरोही अपनी नानी और खुद को दिलासा देती है और अगले दिन दोबारा से अपनी बेकरी पर जाती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त नैना आती है और उससे कहती है, अरे यार आरोही, यह तो तूने बहुत अच्छा किया जो तूने बेकरी खोल ली। आज मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना, तो मैं तेरी बेकरी से ही केक लेकर जाऊंगी। 5 अलग अलग वैरायटी के केक पैक कर दे, 2 वनीला, 2 स्ट्रॉबेरी और 1 चॉकलेट। हाँ, और तू भी समय पर आ जाना, ठीक है? ऐसा कहकर नैना उसकी बेकरी से 5 केक ले जाती है। शाम को आरोही भी पार्टी में चली जाती है। आरोही की बेकरी के केक सभी को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। सब केक की बहुत तारीफ करते हैं और नैना से बेकरी का पता पूछते हैं, तो नैना सबको बताती है कि यह उसकी दोस्त आरोही की बेकरी है। और अगले दिन से आरोही की बेकरी पर लाइन लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ से बने केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसके घर के हालात पहले से बेहतर हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गरीब की यहाँ खुशियाँ ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। आरोही के सामने एक बहुत बड़ी बेकरी थी, जिसके पास अब ग्राहक आने कम हो जाते हैं। तभी उस बेकरी की मालकिन कंचन सोचती है, जब इस आरोही की बच्ची ने बेकरी खोली थी तो मुझे लगा था छोटी सी है, चलेगी नहीं, लेकिन अब देखो, देखते ही देखते कितने चलने लगी है। मेरे ग्राहक कम होने लगे हैं। मैं इसे आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ने नहीं दूंगी, मुझे इसके पर काटने होंगे, वरना मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। और मेरा धंधा चौपट हो जाए, नहीं नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब देख मैं तेरे साथ करती क्या हूँ, मुझसे बच के तो दिखा। ऐसा सोचकर कंचन आरोही को बर्बाद करने का प्लान बना लेती है। और वहीं दूसरी तरफ आरोही बहुत खुश थी और वह अपनी नानी के लिए नई साड़ी और समोसे और चाउमीन, बहुत सारा खाने का सामान लेकर जाती है और अपनी नानी से कहती है, नानी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं हार नहीं मानूंगी, कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखिए, अब मेरी बिक्री पहले से कितनी अच्छी चलने लगी है। बस अगर इसी तरह से चलती रहेगी तो कुछ ही दिनों में मैं घर के कागज भी छुड़ा लूंगी। नानी, आपके लिए साड़ी और समोसे चाउमीन लेकर आई हूँ, यह लीजिए, इसे खा लीजिए। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, कोशिश करने वालों और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम ऐसे ही मेहनत और कोशिश करती रहना और देखना, एक दिन तुम्हारी जगह जगह पर बेकरी होंगी। मुझे बहुत खुशी है तुम कामयाब हो रही हो। इस तरह से दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। कंचन रात हो जाने के बाद आरोही की बेकरी पूरी तरह से जला देती है और बहुत खुश होती है। आरोही गरीब की बच्ची, ये देख, मैंने तेरी बेकरी पूरी तरह से जला दी है। अब तो इतना बड़ा नुकसान कहाँ से चुकाएगी? अब मजा आएगा। मेरे ग्राहक तोड़ने चली थी और मैंने बेचारी को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसा सोचकर कंचन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। सुबह होने के बाद आरोही खुशी खुशी अपनी बेकरी पर आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बेकरी पूरी तरह से जल चुकी थी। यह देखकर आरोही बहुत फूट फूट कर रोती है। अरे नहीं, यह क्या नर्थ हो गया, मेरी बेकरी तो पूरी तरह से जल गई। इसके अंदर कितना सारा सामान रखा था, वह भी सब जलकर राख हो गया। अब मैं मेरे घर को कैसे छुड़ाऊंगी? नानी की दवाइयाँ, खाना पीना कैसे करूंगी? यह जिसकी दुकान है वह तो मुझसे इसके पैसे मांगेगा। यह सब क्या हो गया? मेरी खुशियों को किसकी नजर लग गई? ऐसा कैसे हो सकता है? रात तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक क्या हो गया?
मेरी खुशियाँ, दुकान, घर सब कुछ उजड़ गया। अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ऐसा सोच सोचकर आरोही बहुत ज्यादा रो रही थी। आरोही को रोता हुआ एक परी देख लेती है तो आरोही के ऊपर उसे बहुत तरस आता है और वह आरोही के पास जाती है और उससे कहती है, आरोही, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ चलो मेरी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी के पास। वह परेशान और अच्छे लोगों के काम आती है। तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा दूसरों की मदद करती हो। मैंने देखा कि तुम किस तरह से गरीब बच्चों को अपनी बेकरी से केक देती हो। जिसका दिल इतना अच्छा हो उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। आओ मेरे साथ चलो मेरी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी के पास। ऐसा कहकर वह परी आरोही को अपने साथ उड़ाकर अपनी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी के पास ले जाती है। एक तरफ सोने की केक बह रहे थे और दूसरी तरफ चांदी की केक बह रहे थे। तभी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी से आवाज आती है, परी, जैसा कि तुम जानती हो इस नदी के केक सिर्फ वही लेकर जा सकता है जो मेरे सवालों के सही सही जवाब दे। तो मैं इस लड़की से कुछ सवाल पूछती हूँ। अगर यह अपनी परीक्षा में पास हो गई तो मैं इसे जादुई सोने और चांदी के केक की नदी से जादुई केक दे दूंगी। सुनो लड़की, तुम्हारे सामने 2 बच्चे भूखे हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 1 रोटी है, लेकिन वह बच्चे काफी समय से भूखे हैं। अगर वह तुमसे 1 रोटी मांगेंगे तो उस समय तुम क्या करोगी? मैं उस समय उन दोनों बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी, क्योंकि मेरी नानी हमेशा मुझसे कहती हैं भूखे लोगों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। इसलिए मैं एक समय भूखे रहकर इतना सारा पुण्य कमाना चाहूंगी। आरोही, तुम बहुत अच्छी हो, अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, वरना आज के टाइम में कोई भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता। अब तुम जादुई सोने और चांदी की केक की नदी से 1 सोने का केक और 1 चांदी का केक लेकर जा सकती हो। जादुई सोने के केक से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और जादुई चांदी के केक से तुम्हें हमेशा केक मिलते रहेंगे, जिसकी मदद से तुम्हें अब कोई भी कमी नहीं होगी। आरोही खुश होकर जादुई सोने और चांदी की नदी से जादुई केक लेकर आ जाती है और जादुई सोने के केक से बहुत सारी धन दौलत लेकर अपना सारा कर्जा चुका देती है और अपनी एक बहुत बड़ी बेकरी खोलती है और जादुई चांदी के केक से केक लेकर उस बेकरी में बेचती है। इस तरह से आरोही की बहुत सारी बेकरियां होती हैं और उसका बहुत नाम होता है। आरोही कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाती है और जब इस बात की खबर कंचन को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह मामूली सी लड़की इतनी आगे नहीं बढ़ सकती। आज उसकी 1 नहीं 2 नहीं 5 बेकरियां हैं और वह इतनी अमीर नहीं हो सकती। मुझे पता लगाना होगा आखिर उसे क्या मिला है जो इतनी जल्दी इतनी ज्यादा अमीर हो गई। हाँ, मुझे पता लगाना ही होगा। ऐसा सोचकर कंचन उसके घर जाती है तो उसे पता चल जाता है कि जादुई सोने और चांदी की केक की मदद से वह इतनी अमीर हुई है और एक दिन मौका देखकर वह जादुई सोने का केक चुराकर लेकर आ जाती है और घर आकर उससे कहती है, ये है जादुई सोने का केक, इससे जो भी कुछ मांगते हैं ये दे देता है। ये जादुई सोने का केक मुझे बहुत सारी धन दौलत दे, इतनी सारी धन दौलत कि मुझसे ज्यादा अमीर कोई और ना हो और वह आरोही की बच्ची दोबारा से गरीब हो जाए, उसके पास कुछ भी ना रहे। जल्दी से तू मुझे बहुत सारी धन दौलत दे दे। कंचन के इतना कहते ही जादुई सोने के केक के अंदर से धन दौलत तो नहीं बल्कि बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं जो उसे तुरंत ही डस लेते हैं और उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। कंचन को उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने साथ साथ पूरे गांव की भी बहुत मदद करती है और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे स्वभाव और दूसरों की मदद करने की वजह से आज उसके पास जादुई सोने और चांदी के केक थे, जिसकी वजह से आज वह एक खुशहाल जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में एक बहू नैना रहा करती थी। नैना स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन नैना थोड़ी सांवली थी और उसके चेहरे पर कुछ निशान थे, जिस वजह से नैना को अपने ससुराल में बिल्कुल भी प्यार नहीं मिलता था। हमेशा उसे बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। नैना की एक ननद थी संजना। संजना हमेशा नैना को बहुत ज्यादा परेशान करती थी।
एक दिन संजना की कुछ फ्रेंड उससे मिलने घर आती हैं। तभी नैना उन सभी के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती है। नैना को देखते ही संजना की सभी फ्रेंड्स जोर जोर से हंसने लगती हैं और वह तभी कहती हैं अरे यार संजना, यह काली कलूटी कौन है? वैसे तो तू कॉलेज में बड़ी बनती फिरती थी, अपने आसपास काले और बदसूरत लोगों को भटकने भी नहीं देती थी, फिर यह इतनी काली कलूटी तेरे घर में क्या कर रही है? अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये कहीं तेरी काली कलूटी बदसूरत दूसरी भाभी तो नहीं है? हाँ सपना, तुमने बिल्कुल सही समझा, ये संजना की नई भाभी है। ऐसी काली कलूटी, चेहरे पे निशान वाली बदसूरत। अगर संजना तुम अपने भाई की दूसरी शादी कर ही रही थी तो अपनी पहली भाभी की तरह सुंदर तो लेकर आती। वो कितनी ज्यादा गोरी चिट्टी थी, कम से कम इतनी बदसूरत भाभी तो मत लेकर आती। मगर ये तो बहुत सारा दहेज लेकर आई है ना। कल जो तुम कॉलेज में सोने की चैन पहन कर आई थी वो भी तुम्हारी भाभी लेकर आई है ना। शायद तुमने दहेज के लालच में अपने भाई की किस्मत फोड़ दी। इस तरह से संजना की सभी फ्रेंड्स हंस रही थी। संजना को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस होती है और वह गुस्से में लाल अपनी सभी फ्रेंड्स के सामने नैना को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि अपनी काली शक्ल लेकर बाहर मत आया करो। अगर आपने नाश्ता तैयार कर ही दिया था तो आप मुझे बुला लेती, कम से कम आपके आने से मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। काली शक्ल लेकर कहीं भी चली जाती हैं, जैसे इस काली कलूटी शक्ल को देखने के लिए सब तड़प रहे हो। अब जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों में मेरी नाक ही कट गई। बेचारी नैना चुपचाप संजना की खरी खोटी बातें सुन रही थी और नैना आंखों में आंसू लेकर वहां से आ जाती है। यह सिर्फ आज की बात नहीं थी, हमेशा नैना के साथ ऐसा ही होता था। नैना को हमेशा अपने काले रंग की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन संजना को देखने लड़के वाले आने वाले थे। तभी नैना की सास कमला नैना के पास जाती है और उससे कहती है, सुन मनहूस काली कलूटी, तेरी वजह से मेरी बच्ची के रिश्ते में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। पिछली बार जब तू उसके दोस्तों के सामने गई थी तो मेरी बच्ची की बहुत बेइज्जती हुई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के ससुराल वालों के सामने हमारी थोड़ी भी बेइज्जती हो। इसलिए पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर घर का सारा काम खत्म कर बाहर चली जाना, और तब तक घर में मेहमान है, तब तक घर में आने की जरूरत नहीं है। तुझे देखकर उन्हें लगेगा कि हमने दहेज के लालच में आकर तो जैसी काली कलूटी निशान वाली बदसूरत लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। चल अब घर के काम खत्म कर, मनहूस। मम्मी जी, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? आपको तो पहले ही पता था कि मैं काली हूँ, मेरे चेहरे पर निशान है, फिर आपने मुझे अपने घर की बहू क्यों बनाया? मुझे मत बनाती। जैसी बहू आपकी पहली थी गोरी चिट्टी, वैसी ही बहू ढूंढ कर लेकर आ जाती। आपके बेटे भी मुझसे नाराज रहते हैं, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाते रहते हैं। आप भी मुझसे प्यार नहीं करती। क्या आप मुझे अपने घर की नौकरानी बना के लेकर आई थी? मैं इस घर की बहू हूँ, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत किया करें, मुझे बहुत दुख होता है। अब मैं जैसी भी हूँ आपकी बहू हूँ, बदल तो नहीं जाऊंगी। अरे वाह काली कलूटी, तू तो बहुत जल्दी भूल गई कि मैंने तुझे अपने घर की बहू क्यों बनाया। चल मैं तुझे बता देती हूँ। एक तो फ्री में मुझे नौकरानी मिल गई, मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं। दूसरी बात, तेरे बाप ने मुझे इतना सारा दहेज दिया था जिस वजह से हम ऐश कर रहे हैं, वरना क्या तूने मुझे पागल समझा है? तो जैसी काली कलूटी बदसूरत को अपने घर की बहू बनाती। चल अब अगर तेरा ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो घर के सारे काम खत्म कर, मेहमान आने ही वाले होंगे। ऐसा कहकर कमला वहां से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ बेचारी नैना पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करती है, अच्छे अच्छे पकवान तैयार करती है और उसके बाद जैसे ही लड़के वाले आने वाले होते हैं घर से बाहर चली जाती है और एक गार्डन में जाकर बहुत रोती है। अगर आज मैं सुंदर होती तो इस तरह से घर से बाहर नहीं होती, घर की खुशियों में शामिल होती, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। बचपन से ससुराल तक का सफर मेरा बहुत कठिनाई वाला गुजरा है। हमेशा लोगों के ताने, खरी खोटी बातें सुनकर ही बड़ी हुई हूँ। कितनी बदसूरत है, इसके चेहरे पर तो निशान है, अरे ये तो कितनी काली है, यह सुनकर बड़ी हुई हूँ। क्या इस दुनिया में सुंदरता ही सब कुछ है? हम जैसे इंसानों को जीने का कोई हक नहीं। हम क्या सिर्फ हमेशा लोगों की खरी खोटी बातें, ताने, बस यही सुनते रहेंगे? हमें खुश रहने का कोई हक नहीं।
काश काश ऊपर वाला मुझे भी थोड़ा रंग रूप दे देता तो मैं लोगों के ताने नहीं सुनती, अपने ससुराल में खुश रहती और मुझे भी मेरे पति का प्यार मिलता। लेकिन हम जैसी बदसूरत लड़कियों को ऐसी किस्मत कहाँ, उनकी किस्मत में तो सिर्फ दुत्कार, दर्द, परेशानी, लोगों के ताने यही लिखे होते हैं। ऐसा कहकर नैना बहुत रो रही थी। तभी नैना को किसी और की भी रोने की आवाज आती है जो बहुत जोर जोर से आ रही थी। नैना उस आवाज का पीछा करती है तो उस गार्डन के पीछे एक घना जंगल था। वह आवाज वहां से आ रही थी और उस घने जंगल में एक गुफा थी जिसके अंदर बूढ़ी औरतें थी और वह जोर जोर से रो रही थी। नैना अंदर जाकर उनसे पूछती है, अरे यहाँ पर तो इतनी सारी बूढ़ी अम्मा है। अरे आप सभी लोग क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? आप लोगों को क्या परेशानी है? बेटा, हम बुढ़िया नहीं हैं, हम तो परी लोग की सबसे ज्यादा सुंदर परियां हैं। लेकिन हमें एक जादूगरनी ने ऐसा बना दिया और उस जादूगरनी ने हम सभी की सुंदरता एक जादुई लिपस्टिक के अंदर कैद की है और वह जादुई लिपस्टिक बादलों में है और बादलों से जादुई लिपस्टिक लाना आसान नहीं है क्योंकि बादलों में 2 जादुई लिपस्टिक है और एक बार तुमने जिसे भी छू लिया बस तुम उसे ही लेकर आ सकती हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि जादुई असली लिपस्टिक कौन सी है जिसमें हमारी सुंदरता है? अगर कल तक हम परी लोग वापस नहीं गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बेटा, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हम बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हैं। हाँ अम्मा जी, मैं आप लोगों की मदद जरूर करना चाहूंगी, लेकिन मैं बादलों में कैसे जाऊंगी? नैना के इतना कहते ही तभी एक बूढ़ी औरत चुटकी बजाती है। बादलों में जाने के लिए सीढ़ियां बना देती है। नैना उन सीढ़ियों की मदद से बादलों में पहुंच जाती है और तभी उसे जादुई 2 लिपस्टिक नजर आती हैं। तभी एक जादुई लिपस्टिक से आवाज आती है, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। देखो, अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे अपने साथ लेकर चलो। मैं ही असली जादुई लिपस्टिक हूँ, मेरे अंदर ही उन सभी परियों की सुंदरता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ, इन सब में तुम्हारा क्या फायदा? तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम यह जादुई लिपस्टिक ले जाकर उन सभी परियों को दे दोगी, मगर तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर जाती हो और उन परियों को मुझे नहीं देती तो तुम्हें मुझे लगाने का एक मौका मिलेगा और उन सभी परियों की सुंदरता तुम्हें मिल जाएगी। तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाओगी। जल्दी जल्दी मुझे अपने साथ लेकर चलो। नहीं नहीं नैना, ये भ्रम है, धोखा है। जादुई असली लिपस्टिक मैं हूँ। जादूगरनी ने इसे लोगों को गुमराह करने के लिए रखा है। तो मुझे हाथ लगाओ, मुझे अपने साथ लेके चलो। मैं ही असली जादुई लिपस्टिक हूँ, मेरी बात का भरोसा करो। नैना कुछ समय के लिए दुविधा में फंस जाती है कि असली जादू लिपस्टिक कौन सी है। तभी वह अपनी आंखें बंद करती है और वह फैसला कर लेती है कि असली जादू लिपस्टिक कौन सी है। तभी वह दूसरी जादू लिपस्टिक को हाथ लगाती है। नैना के हाथ लगाते ही पहली जादू लिपस्टिक गायब हो जाती है और वह दूसरी जादू लिपस्टिक लेकर सभी परियों के पास आ जाती है और वह सभी परियां एक एक करके वह जादू लिपस्टिक लगाती हैं तो वह दोबारा से परियां बन जाती हैं। तभी एक परी नैना से कहती है, अरे वाह नैना, आज तक जो किसी ने नहीं किया वह तुमने कर दिखाया। तुम्हें कैसे पता चला कि जादुई असली लिपस्टिक कौन सी है? परी जी, मेरी माँ हमेशा समझाती थी, अगर आपको कोई किसी चीज का लालच दे रहा है इसका मतलब वह झूठा है, मतलबी है, वह आपको लालच देकर फंसा रहा है। बस जैसे ही पहले जादू लिपस्टिक ने मुझे सुंदरता का लालच दिया तभी मैं समझ गई कि असली जादू लिपस्टिक कौन सी है। सच में नैना, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, इसमें कोई छल कपट नहीं है। तुम बिल्कुल भी लालची नहीं हो, तभी तो तुमने बादलों के 2 जादू लिपस्टिक के बीच में सही चयन किया। अगर तुम सुंदरता के लालच में आ जाती तो तुम असली लिपस्टिक कभी भी नहीं लेकर आ पाती। हमें अपनी जादुई शक्तियों से पता चला है कि तुम्हारे रंग रूप की वजह से तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार होता है, लेकिन अब नहीं। आज से यह जादू लिपस्टिक तुम्हारी है। हमें जो चाहिए था वह हमें मिल गया। और हाँ, यह जादू लिपस्टिक कभी भी लालची या बुरे लोगों के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बादलों की जादू लिपस्टिक हमेशा अच्छे लोगों के ही काम आती है, लालची या बुरे लोगों के नहीं। ठीक है बेटा? परी की बातें सुनकर नैना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सभी परियां बादलों की जादुई लिपस्टिक नैना को देकर परी लोग चली जाती हैं। परियों के जाने के बाद नैना वह जादुई लिपस्टिक जैसे ही लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल परियों की तरह। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर नैना बहुत ज्यादा खुश होती है।
अरे वाह, मैं इस जादू लिपस्टिक की वजह से कितनी ज्यादा सुंदर हो गई। अब मुझे मेरे ससुराल में सम्मान मिलेगा, सब मुझसे प्यार से बातें करेंगे, मेरे पति भी मुझसे नाराज नहीं रहेंगे। मुझे तुरंत घर जाना चाहिए। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। नैना खुशी खुशी घर चली जाती है। नैना को देखते ही संजना, कमला, नैना का पति सुरेश चौंक जाते हैं कि इतनी ज्यादा सुंदर लड़की कौन है और इनके घर में क्या करने आई। तभी संजना नैना से कहती है, अरे तुम कौन हो? मम्मी, यह लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपनों में परियों को देखती थी, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल परियों की तरह सुंदर। तुम कौन हो? किससे मिलने आई हो? तुम्हें किससे मिलना है? संजना दीदी, मैं कोई परी नहीं हूँ, बल्कि मैं आपकी भाभी नैना हूँ। नैना? नैना तो इतनी काली कलूटी बदसूरत थी, अचानक इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? मम्मी जी, मुझे परियों ने जादुई लिपस्टिक दी, जिसे लगाते ही मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। अब तो आप मुझे काली कलूटी बदसूरत नहीं कहेंगी, मुझसे प्यार से बात करेंगी। मम्मी, रात बहुत ज्यादा हो गई, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह जल्दी उठकर आप सभी के लिए नाश्ता भी तो बनाना है। ऐसा कहकर नैना सोने के लिए चली जाती है और बादलों की जादुई लिपस्टिक छुपाकर कहीं रख देती है, ताकि फ्यूचर में कभी किसी को जादुई लिपस्टिक की जरूरत पड़े, लेकिन उससे पहले वह किसी भी लालची इंसान के हाथ न लगे, इसलिए वह बहुत अच्छी तरह से उसे छुपाकर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ नैना को इतना ज्यादा सुंदर देखकर संजना की रातों की नींद उड़ जाती है और वह एक दिन सोचती है, जब इतनी काली कलूटी बदसूरत दिखने वाली लड़की इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, बिल्कुल परियों की तरह, मैं तो पहले ही कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। अगर जादुई लिपस्टिक मैंने लगा ली तो मैं न जाने कितनी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझे वह जादुई लिपस्टिक चुराकर लगा लेनी चाहिए। हाँ, यह ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर संजना जादुई लिपस्टिक ढूंढने के लिए नैना के रूम में चली जाती है, लेकिन संजना को इतनी आसानी से बादलों की जादुई लिपस्टिक नहीं मिलती। बहुत मुश्किलों के बाद संजना को वह जादुई लिपस्टिक मिल जाती है और वह खुशी खुशी अपने रूम में लेकर आ जाती है। लेकिन जैसे ही संजना बादलों की जादुई लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा मिल जाती है। अगले दिन कमला अपनी बेटी को इतने ज्यादा बदसूरत देखती है तो उसे भी बहुत ज्यादा दुख होता है।